हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ मोशंस। सही हो? देखो बेटा, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे और एपीडी का कंसेप्ट समझाया। आज भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्टिंग में, और फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है? और एट लास्ट लीनियर मोमेंटम का भी कुछ कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है? तो आपके पास क्या था? मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया था आपको कि आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी? रेस्ट में। और वो मोशन में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी? मोशन में। ठीक है? उस पर लगने वाला एफ नेट फोर्स क्या रहेगा आपका? 0। ठीक है? तो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल हमने एफबीडी के डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट टाइप के आज हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 ब्लॉक दे रखे हैं, एक का मास 5 किलोग्राम है, एक का मास कितना है? 2 किलोग्राम। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ठीक है? दूसरा पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस एंड मास। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस एंड मास। तो देख कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखिए, तो देखो एक बार ध्यान से देखो, इसमें एफबीडी को ध्यान से समझना। ये एक ब्लॉक है तो इसकी सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, मान लिया N1 लगा रहा है। सरफेस, ये सरफेस है, देखो सरफेस, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे। ये सरफेस जो है इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N1। ठीक है? और इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक की काउंट फोर्स क्या लग रहा है? ये mg। mg मतलब 5g। 5g मास कितना है? 5 किलोग्राम। अब देखो, ये जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ये कैपिटल M ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ठीक है? ठीक। और इसके ये जो स्मॉल m है ये भी तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ये स्मॉल m भी तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये स्मॉल m भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ब्लॉक पे। दूसरा, इस स्मॉल m के कारण ये फोर्स क्या लगेगा? 2g नीचे की साइड में। ठीक है? एफबीडी बनाते हैं अलग अलग। एफबीडी नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं एक बार। देखो, ये नीचे वाला ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। ये सरफेस जो है इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तभी तो वो सरफेस पे रखा है। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा, अब देखो, ये दोनों ब्लॉक किसी सरफेस पे रखे हैं, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा। इन दोनों ब्लॉक के सरफेस के ऊपर भी तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक भी इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक 2 किलोग्राम पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। तो एक कैपिटल N ऊपर हो गया और एक क्या हो गया आपका? नीचे। और इस 2 किलोग्राम की काउंट, ग्रेविटी की काउंट फोर्स नीचे लग रहा होगा, वो कितना लग रहा है? 2g। कितना लग रहा है वो आपका? 2g। अब बनाते हैं एफबीडी। एफबीडी मैं अलग से लिख रही हूँ, एफबीडी फॉर स्मॉल m या 2 किलोग्राम। इस मास के लिए 2 किलोग्राम के मास के लिए। तो देखो, ये एक ब्लॉक है इसका स्मॉल m मतलब 2 किलोग्राम है। ये मास कितना है इसका? 2 किलोग्राम। इसके ऊपर ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इसके ऊपर ये ब्लॉक क्या लग रहा है? इस देखो, हमें क्या लगा एफबीडी में? क्या लगता है? बॉडी पर लगने वाले फोर्स। बॉडी पर लगने वाले फोर्स। तो स्मॉल m के ऊपर कैपिटल N ने फोर्स N लगाया। ठीक है? और ग्रेविटी के कारण स्मॉल m पे कौन सा फोर्स लगा आपका? 2g। कितना फोर्स लगा आपका? 2g। ठीक है? तो यहाँ से n बराबर हो गया किसके? 2g के। और g की वैल्यू कितनी लेते हो? 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है? तो कितना बन जाएगा? 2 × 10 बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में आया? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी। ये n क्या आया? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक्स, तो 2 ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N लिख रहा था। अब देखो, कैपिटल M की एफबीडी बनाते हैं। इसकी बनाते हैं कैपिटल M की एफबीडी। कैपिटल M देखो, ये कैपिटल M मास है 5 किलोग्राम का। ठीक है? ये कैपिटल M था आपका 5 किलोग्राम। देखो, इस पे इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है N1 सरफेस से लग रहा है, ये सरफेस लगा रहा है इस कैपिटल M के ऊपर फोर्स। ठीक है? दूसरा, इसके वेट के कारण 5g लग रहा है नीचे। और एक ही जो स्मॉल m है, एक जो स्मॉल m है 2 किलोग्राम का, ये भी
फोर्स लगा रहा है, अरे तो रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो ये कितना लगा इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना लगा यहाँ पे आपका n। तो इसके ऊपर देखो ये बॉडी को अब क्या मान लो, पॉइंट मास है, बॉडी 5 किलोग्राम की है, बॉडी कितने किलोग्राम की है, 5 किलोग्राम। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा N1, एक फोर्स लगा 5G और एक फोर्स लगा आपका N। ये फोर्स लगे या नहीं लगे, तो देखो 5G और N, तो N1 बराबर क्या हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, 5G प्लस N। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, N1 ऊपर है तो प्लस, 5G नीचे है तो माइनस, और माइनस N बराबर 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होगा उसके ऊपर, 0। तो एक ही बात है, तो मैं इक्वल एंड अपोजिट रख देती हूँ, ऊपर वाले फोर्स को एक साथ, नीचे वाले को एक साथ, ठीक है। तो N1 बराबर 5G बाई N, N1 5G, G की वैल्यू 10 तो ये 50 हो जाएगा, अरे G की वैल्यू कितनी ले लोगे 10, तो 50 हो गया ये, और N की वैल्यू कितनी आई है 20, कितनी आई है आपकी 20, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ये मीटर पर सेकंड से करने में न्यूटन आएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है आपके पास, ये क्या आएगा आपका न्यूटन, ठीक है, आपका न्यूटन, न्यूटन क्या है आपका ये न्यूटन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया कि जो अगर दो ब्लॉक होंगे इक्विलिब्रियम में, बहुत सारी प्रॉब्लम करूंगी एफबीडी की, तो टेंशन ही मत लेना, कितनी पता नहीं 60-70 कितनी करूंगी, पर ये बेसिक है, ये बेसिक समझना जरूरी है, ये समझ आएगा तभी आगे समझ आएगा। एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके जरूर देख लेना, पर समझना जरूर है, ठीक है बेटा। नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया भाई। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक ब्लॉक है आपका इस तरीके से, स्ट्रिंग है इस तरीके से आपके पास, ठीक है, इससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है यहाँ पे, और ये ब्लॉक आगे इधर किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे, ये जो ब्लॉक है आपके पास, ये यहाँ से ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 37 डिग्री, और ये मान लिया 5 किलोग्राम का ब्लॉक, कितने किलोग्राम का ब्लॉक है ये आपका, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको वही निकालना है, आपके पास फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, क्या फाइंड करना आपको, टेंशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्राई करेंगे, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो, मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए इसे, एक बार पॉज करके ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करिए, कर लिया ट्राई कर लिया सभी ने। अब मैं करवाती हूँ, देखो इसके ऊपर मान लिया ये टेंशन कितनी है T1, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग टेंशन T1 रहेगी, टेंशन सेम है तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। ये मान लिया दूसरी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर टेंशन क्या है, T2 है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला एंगल भी कितना हो, ये एंगल 37 डिग्री है आपके पास, तो देखिए इसके साथ ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, बोलो ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो T2 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो ये बनेगा T2 cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट ये इधर आएगा तो ये आएगा T2 sin 37 डिग्री। तो देखो मैं पॉइंट मास बनाती हूँ अलग से, ये पॉइंट मास मान लिया बॉडी को, इसके ऊपर ये एक कंपोनेंट बन रहा, ये बना आपका इधर T2 cos 37 डिग्री, एक कंपोनेंट ये बना T2 sin 37 डिग्री, 37 डिग्री। देखो ये बना या नहीं बना, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ठीक है। और ये इधर कौन सा फोर्स लग रहा है आपका T1,
और ये बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा 5g, क्या लगेगा आपका ये 5g। ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक कितने का आपका 5 किलोग्राम। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, देखने में बड़ा सा लग रहा था। कर दो T2 cos 37 डिग्री बराबर 5g हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल बार बार बना चुकी हूँ साइन 37 की, ये 37 है तो ये आपका 3, ये 5 और ये आपका 4, तो T2 cos 37 4/5, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 और साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो यहाँ लिख दो 4/5 बराबर ये g की वैल्यू 10 ले लोगे तो 5 × 10। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 5 × 10, 5 × 10 इंटू 5/4, ये 4/5 था तो 5 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 250/4। ठीक है, तो ये T2 आ जाएगा आपके पास। कटता है तो काट दो, कोई कट रहा है 2 2 1 जा 2 2 2 जा 5 10 /2, तो ये आ जाएगा आपका T2। ठीक है, तो T2 आ गया। T1 निकाल लो, टेंशन T2 आ गया, तो T1 कितने के बराबर है, T1 बराबर है T2 साइन 37 डिग्री, तो T1 क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू 125/2, साइन 37 कितना है 3/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास T1 आ जाएगा 75/2, जो भी आएगा आपका आंसर लिख लेना। तो ये T2 और T1 ये पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड टेंशन क्वेश्चन भी लिख लीजिए, फाइंड टेंशन इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, टेंशन फाइंड आउट करनी थी अगर सिस्टम किसमें आपका इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए। सिंपल एपीडी बना लो, वर्टिकल कंपोनेंट एक साथ लिख लो, हॉरिजॉन्टल एक साथ, जो आपस में एक दूसरे को, ये वर्टिकल इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, सोल्व वैल्यू पुट करके आंसर सोल्व कर लो। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। क्लियर, एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे बेस्ड, फिर आपके लगभग सारे टाइप हो जाएंगे इसमें। नोट कर लिया, हो गया नोट, अगला देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, मान लिया आपका 4 किलोग्राम का, ठीक है, 4 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है आपके पास, यहाँ से एक पुल्ली के साथ ऐसे बंधा हुआ है नीचे, यहाँ पे मान लिया 2 किलोग्राम कोई ब्लॉक है। ठीक है, अब आपके पास ये एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, तो क्या बताया था, वेट के कारण फोर्स इधर mg, वेट के कारण फोर्स इधर लगेगा mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा mg साइन थीटा। ये बताया था पिछले लेक्चर में आपको, ये टेंशन T रहेगा, यहाँ पे भी वेट के कारण फोर्स 2g, ये टेंशन आपका T, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। एपीडी बना लो अलग से। ये मास है आपका पॉइंट मास 4 किलोग्राम का। ठीक है, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इधर से ये क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इधर क्या लग रही टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या आपकी इधर टेंशन। ठीक है, 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ब्लॉक को पॉइंट मास मान लिया। ये इधर क्या लग रहा है mg साइन थीटा, mg क्या लग रहा है साइन थीटा। ठीक है, थीटा 37 डिग्री मान लो, थीटा मान लो कितना आपका 37 डिग्री। ठीक है, और आपके पास ये क्या लग रहा है आपका, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, यही लगा ना वर्टिकल में सीधा सीधा, मैंने कहा था इसको हटा देना बाद में। ठीक है, 37 डिग्री। अब इसका एबीडी बनाओ, इसका एबीडी बनाओगे तो देखो ये टेंशन T लग रही है और ये क्या लग रहा है 2g, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन।
टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। तो यहाँ से निकलो T बराबर क्या बन जाएगा आपका mg साइन थीटा। mg क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा। शायद क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है आपको, क्वेश्चन में थीटा नहीं गिवन है तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया थीटा नहीं गिवन आपको, ठीक है। थीटा दे देगा सब कुछ हो जाएगा। तो टेंशन पता है यहाँ से, तो T m कितना है 4 इंटू टेन इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना है 20, T की वैल्यू कितनी है 20, 0 से 0 कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2/4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अरे साइन थीटा कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड थीटा टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन लिखना भूल जाती हूँ, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड थीटा टी एंड एन। थीटा टेंशन नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन आ गई 20 न्यूटन, थीटा आ गया 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से देखो n बराबर हो जाएगा किसके mg cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री। तो n बराबर mg मास कितना 4, g मतलब 10, cos 37 यहाँ से देखो cos 37, ये 37, ये 3, ये 5, ये 4, तो 4/5 कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, 5 से 2 पे कैंसिल। तो n बराबर cos 37 नहीं है भैया, ये cos थीटा था ओनली, ये क्या था आपका cos थीटा था। ये 37 तो दे ही नहीं रखा था, थीटा तो हमें निकालना ही था ना हमें, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 4 इंटू 10 इंटू cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से cos 30 रखना पड़ेगा। थीटा कितना आया अभी आपसे आपका 30 डिग्री, तो थीटा तो सेम ही है, तो थीटा की वैल्यू रखोगे 30 डिग्री, क्या लिखोगे 4 इंटू 10 cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 4 इंटू 10 √3/2, तो 2 से ये 5 पे कैंसिल, तो ये आ जाएगा n बराबर 20√3। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा आपके पास न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 20√3, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री और टेंशन कितना आ जाएगा 20 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, यही क्वेश्चन में आपको निकालना था। इसमें क्लियर हुई ये पॉइंट, सभी को समझ आ गया ये पॉइंट या नहीं समझ आया, बोलिए जल्दी से एक बार। पॉइंट क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये जो न्यूमेरिकल थे ये आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड थे, जब एफ नेट क्या था 0 था। अभी तक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मान के मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, जब आपका सिस्टम किसमें आपका इक्विलिब्रियम में। अब मैं डिस्कस करूंगी न्यूटन के सेकंड लॉ को और लीनियर मोमेंटम को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम लिख लिया ये सभी ने। अभी हम बात करते हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम की बात करते। अभी हम बात करते हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम की। तो देखिए पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, contained in a body, the quantity of motion contained in a body is called linear momentum, linear momentum। The quantity of motion contained in a body, the quantity of motion contained in a body is called linear momentum, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। एग्जांपल देखिए, दो बॉडी है, एक का मास क्या है 5 किलोग्राम और एक का मास है आपका 10 किलोग्राम, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे एक कार है और एक ट्रक है, एक कार है और एक आपका ट्रक है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा,
किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा आपका, बताइए किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, स्टॉप करने के लिए किसको ज्यादा फोर्स की नीड होगी। हायर बॉडी को ना, हैवी मास बॉडी को, ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इसलिए लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास। ये कब था, जब वेलोसिटी सेम थी। दूसरे केस में मान लिया ये बॉडी भी 5 किलोग्राम की, ये दो बॉडी भी, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी क्या है, दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। तब मैं कह रही हूँ कि लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के। जिसकी एक बॉडी मान लिया 10, एक जो बॉडी है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जैसे मान लिया एक स्कूटी है, दो स्कूटी है, दोनों का वेट बराबर है। एक स्कूटी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक स्कूटी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो किसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, 60 वाली को ना। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन लिख सकती हूँ कि मोमेंटम बराबर है किसके, m इंटू वी के। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m इंटू वी के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो कांस्टेंट ले लेते हैं k, तो p बराबर k इंटू एम वी। अगर k की वैल्यू 1 है तो लीनियर मोमेंटम को क्या लिख देते हैं, m इंटू वी। तो सीधा लिख देती हूँ मैं यहाँ से कि लीनियर मोमेंटम, इन दोनों रिलेशन से क्या कह सकती हूँ कि लीनियर मोमेंटम बराबर है किसके, एम वी। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली है किसके, एम वी की, ठीक है। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब अगर किसी क्वांटिटी का कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो उसके अंदर जो मोशन की अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर किसी क्वांटिटी का कुछ मास, बॉडी का कुछ मास है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके अंदर मोशन की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखो तो आप लोग, अगर आप इसका क्या लिखते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो p मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायमेंशनल फार्मूला ml/t-1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, p(m)ml-1, ठीक है। अब अगला देखिए, इफ मास इज कांस्टेंट, ग्राफ देखिए, ग्राफ इतना लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिख लो एक बार, जल्दी से लिख लो एक बार। लिख लिया, हो गया। देखो अब ग्राफ देखो, आपके पास रिलेशन क्या आया, ये इतना लिख लिया ना सभी ने। अब देखो अगर P बराबर है किसके, एम वी के, P बराबर है किसके, एम वी के, P बराबर है किसके, एम वी। इफ देखो मास इज कांस्टेंट, पहला केस, केस फर्स्ट, मास क्या आपका कांस्टेंट है, मास क्या आपका कांस्टेंट है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास क्या कांस्टेंट, तो P और B में ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मास जब क्या आपका कांस्टेंट, मास जब क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है आपके पास, जब आपके पास क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तब क्या आएगा, क्यों, देखो जब मास कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब आपके पास P और M में ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों ग्राफ नोट करिए। तीसरा केस देखो, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या बन जाएगा, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, जब क्या है आपका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब मोमेंटम क्या है आपका कांस्टेंट है, तब जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये ग्राफ आ जाएगा जब P क्या आपका कांस्टेंट। तो वैसे भी देखो P = mv है, यहाँ से देखो P क्या है आपका mv, मोमेंटम कांस्टेंट मतलब mv बराबर कांस्टेंट, मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, किसी कांस्टेंट के। तो जैसे जैसे मास बढ़ाओगे तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये कुछ मोमेंटम और ग्राफ के क्या थे, उसके रिलेशन। एक बार नोट करिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ से देखो, जब आपका बॉडी का मास बढ़ता है और मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, तो बॉडी की वेलोसिटी में हमेशा चेंज होता है, स्पीड हमेशा चेंज होती है। ये आइंस्टीन ने भी एक रिलेशन में बताया, आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, 1 2 3, नोट कर लिया, 1 2 3 हो गया सबका। आगे देखिए, अब बात करते हैं। देखो आइंस्टीन ने एक रिलेशन में बताया था अपने में, आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जैसे जैसे बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो मास पे इफेक्ट पड़ता है। आइंस्टीन ने मास इक्विवेलेंस रिलेशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन बताया था आपके पास। आइंस्टीन ने एक रिलेशन बताया था आपको कि आपके पास अगर बॉडी का मास m क्या है, m0/1 - v²/c², m इज इक्वल टू m0 1 - v²/c²। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है तो मास क्या होगा, इंक्रीज। आइंस्टीन ने एक रिलेशन बताया था, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो मास क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। रेस्ट के कंपैरिजन में एक रिलेशन बताया था उसने, आइंस्टीन ने। जब बॉडी का रेस्ट मास मान लिया 2 है, जैसे हम हैं दौड़ते हैं, देखो हम दौड़ते हैं तो हम थोड़ा हल्का, जो हमारे इनिशियल मास है उसके कंपैरिजन हमारा मास बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता डेली लाइफ में। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, जैसे हम तो कितने से दौड़ेंगे, 100 मीटर, सबसे ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड हो गया, सबसे ज्यादा 100 हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 100 पे 200 सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो किससे चलती है, 3 × 10⁸ वो 200 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या है, बहुत कम है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो आइंस्टीन ने अपने एक रिलेशन थ्योरी में बताया था, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस में, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है तो मास क्या होगा, इंक्रीज। ये इनवर्सली नहीं है, ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव सिंबल है हमेशा। अगर यहाँ से सिंबल पॉजिटिव होता है ना, ऐसे होता है, हमें ये ध्यान रखता है कि ये बाई बी है, मैं कहती ये बढ़ता है तो ये घट जाता है। लेकिन देखो अगर ये रिलेशन ऐसे हो जाता, ठीक है, यहाँ नेगेटिव लग जाता, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि -8 ज्यादा या -4 ज्यादा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है, तो -4 ज्यादा होगा, -8 कम होगा, ये रिलेशन ध्यान रखना। तो क्या आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो बॉडी का मास क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये रिलेशन एक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस का, लिख लो छोटा सा। अगर बॉडी का मास इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे मैंने कहा किसी बॉडी की स्पीड कितनी होगी, c/2, किसी बॉडी की स्पीड कितनी हो गई, c/2। तो देखिए मास क्या हो जाएगा उसका, m0/1 - पहले मान लें कोई बॉडी की स्पीड v थी, अब कितनी होगी, c/2, क्या बनेगा, c²/4 × c², c² से c² कैंसिल, तो m इज इक्वल टू m0 1 - 1/4, तो कितना आया, m इज इक्वल टू m0 4 - 1/4, ठीक है, m इज इक्वल टू m0, ये अंडर रूट से 2 बाहर आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, ये अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 और √3, तो ये m कितना आया, 2/√3 ऑफ m0, ठीक है। इनिशियल का कितने फैक्टर बढ़ जाएगा, ये 2/√3, कितना बढ़ जाएगा, 2/√3। इसलिए कहते हैं कि जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है तो मास क्या हो जाता है, इंक्रीज, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये छोटा सा एक पॉइंट, ही रिलेशन अक्सर यूज में आ जाता है, वो नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। आइंस्टीन कहता है कि हर एक बॉडी का मास वेरिएबल है उसके स्पीड के साथ। आइंस्टीन क्या कहता है कि हर एक बॉडी का मास क्या है, वेरिएबल है उसकी स्पीड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि बॉडी का रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स,
क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लैंग्वेज में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum, change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional, directly proportional to the applied force, to the applied फोर्स, अप्लाइड फोर्स। क्या लिखता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। टाइम स्मॉल चेंज होता है क्या लिख देते हैं, ये F नेट होता है हमेशा ही, नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला। तो क्या बनेगा आपके पास, F इज इक्वल टू, F ही लिख देती हूँ अभी, बाद में बताऊंगी F नेट की थोड़ी, dp बाई dt। क्या बना, dp बाई dt। आपके पास P की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, mv, लीनियर मोमेंटम। P की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई आपको, mv। तो F क्या बन जाएगा, d बाई डी टी इंटू एम वी, डी बाई डी टी इंटू एम वी। ठीक है, इफ मास इज वेरिएबल, मास इज कॉन्स्टेंट, पहले केस लिया मैंने, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, इफ मास इज कॉन्स्टेंट, मास क्या आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बॉडी का मास चेंज नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं कहता कि मास कांस्टेंट है या वेरिएबल, न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ हमें यही बात कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कुछ नहीं कहता ऐसा कि मास कांस्टेंट है या आपका मास वेरिएबल है। तो F बराबर हो जाएगा किसके, m बाहर आ जाएगा, मास m तो कांस्टेंट है, dv बाई dt। तो F बराबर ma, फादर इज इक्वल टू माँ, फादर इज इक्वल टू माँ। ये कब आता है ये रिलेशन, जब बॉडी का मास क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इफ केस सेकंड, केस सेकंड, if mass is variable, if mass is variable, ऐसा वेरिएबल मास कब होता है, रॉकेट के अंदर होता है। वेरिएबल मास कब होता है आपका, रॉकेट के अंदर। जैसे रॉकेट जब उड़ता है तो वो क्या करता है, नीचे फ्यूल छोड़ता जाता है और ऊपर उड़ता जाता है, उसका मास वेरिएबल होता है। हमारे फिजिक्स में एक एग्जांपल है मास वेरिएबल का, रॉकेट। जो रॉकेट जाता है तो पीछे फ्यूल छोड़ता जाता है, जैसे जैसे उसका फ्यूल खर्च होता है तो उसका मास कम होता जाता है। ठीक है, उसका मास क्या होता जाता है आपका, चेंज होता चला जाता है। ठीक है, तो मास क्या होगा, वेरिएबल। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। रॉकेट के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते, रॉकेट के केस में F इज नॉट इक्वल टू m में, रॉकेट के केस में F इज नॉट इक्वल टू m में। तो क्या होगा रॉकेट के केस में, अभी देखते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। लिख लिया, नोट हो गया। तो रॉकेट के केस में क्या लिखेंगे, देखिए रॉकेट के केस में क्या हो जाएगा आपके पास, F क्या है आपका, d बाई डी टी इंटू एम वी, डी बाई डी टी इंटू, मास अब की बार वेरिएबल है, मास अब की बार आपका वेरिएबल है। क्या होगा, डी एम वी एज इट इज, पहले क्या होगा, m एज इट इज डी वी बाई डी टी प्लस v एज इट इज डी एम बाई डी टी। ये है न्यूटन के एग्जैक्ट फॉर्म। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ। अगर मास कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। क्लियर, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, नोट करिए एक बार जल्दी से। हो गया, अब आगे देखिए एक बार छोटा सा एग्जांपल और देखिए एफबीडी का। एफबीडी से हम कैसे निकालेंगे कि ए बराबर एफ बाई एम या एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफबीडी से भी हम इसी रिलेशन को निकालेंगे। अब न्यूटन के सेकंड लॉ, जैसे हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर एफबीडी के क्वेश्चन करे, ऐसे ही हम किसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ पर। ठीक है, जैसे हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर एफबीडी के क्वेश्चन करे हैं, ऐसे ही किस पे करेंगे हम लोग, न्यूटन के सेकंड लॉ पे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझाते हैं बेसिक। जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, एन लगेगा।
ये एक्सेलरेटेड मोशन में आपके पास एक्सेलरेशन है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर नेट एक्सेलरेशन क्या था आपका 0 था, ठीक है। तो इसमें फोर्स भी ये लग रहा है, ये F फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये क्या लग रहा है बॉडी के ऊपर F फोर्स, ये M मास है तो क्या लगेगा mg वेट लगेगा आपके पास, mg क्या लगेगा वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन n बराबर mg हो जाएगा, यहाँ पे n ऊपर है mg नीचे है, ठीक है। यहाँ पे देखो F फोर्स बराबर होगा किसके m के, F नेट बराबर m में, तो a क्या हो जाएगा F बाई m। तो ये F नेट होता है हमेशा, ये क्या होता है आपका F नेट, कि बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन इधर है, जिधर एक्सेलरेटेड मोशन उधर ही फोर्स है, तो F नेट बराबर m में क्या होगा आपके पास F नेट बराबर m में। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये ब्लॉक है, इस पे ये एक फोर्स F1 लग रहा है इधर से, ये एक फोर्स इधर से F2 लग रहा, तो ये लग रहा है बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉडी पे क्या लगा नॉर्मल रिएक्शन, और वेट के कारण फोर्स क्या लगा आपका mg, ठीक है। तो आप बताइए कि एफबीडी कैसे लगाएंगे इसकी एफबीडी क्या हो जाएगी आपके पास, एफबीडी क्या हो जाएगी बताइए, ठीक है। ये मान लिया, देखो क्या बनेगा आपके पास, एक्सेलरेटेड मोशन इधर है, बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है, फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, और ऑब्वियस सी बात है फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी ना। पिछले क्वेश्चनों में मैंने कहीं भी फोर्स की बात नहीं करी, क्योंकि नेट फोर्स क्या था बॉडी पे 0, नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला क्या था 0। तो देखिए जिधर एक्सेलरेशन हो उधर फोर्स क्या मान लो कि पॉजिटिव, या फिर साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ले लो, इधर फोर्स है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, तुम्हारी मर्जी, क्लियर। तो n बराबर तो mg हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे, ठीक है। अब F इधर लग रहा है इधर, तो F1 पॉजिटिव हो गया, F2 इधर लग रहा है नेगेटिव, F1 माइनस F2, F नेट बराबर क्या होगा m में के, तो ये फोर्स एक्चुअल में क्या होता है F नेट बराबर m में, क्या होता है ये F नेट बराबर m में। इसीलिए जब न्यूटन का जो सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो F बराबर m में नहीं होता, वो तो हमेशा किसकी बात करते हैं, बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स की बात करते हैं, बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स की हम क्या करते हैं बात करते हैं, कि बॉडी पर कितना नेट फोर्स वहां पे लग रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी का, अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे अब की बार मैं एक बार उस ऐसे कर देती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, जिसका m मास है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये सरफेस से एंगल थीटा बना रहा है F फोर्स, इसका ये वाला कंपोनेंट F कोस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा F साइन थीटा, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर बॉडी रखी हुई है, तो बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, और ये क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो अब वही है, बॉडी को क्या मानोगे एफबीडी में पॉइंट मास, बॉडी को पॉइंट मास, वर्टिकल फोर्स F साइन थीटा, इसको हटा देंगे अब, हॉरिजॉन्टल फोर्स F कोस थीटा, एक्सेलरेशन भी बॉडी का इधर है, बॉडी का एक्सेलरेशन इधर ही होगा जब इधर फोर्स लगा रहा है, तो आपके पास बॉडी ऊपर थोड़ी ना खींचेगी, जब हम किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉक्स को ऐसे खींचते हैं ऐसे पकड़ के, तो वो ऐसे आगे की साइड खींच के आता है ना, ऊपर थोड़ी ना उठ जाता है। जैसे संदूक का बॉक्स है, हमने उसको किसी चीज से पकड़ के ऐसे खींचा, सरफेस से कोई एंगल बना रहा है तो वो आगे खींच के आता है, तो एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, ठीक है। और ये क्या लगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या लगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे, F cos थीटा, F नेट बराबर m में क्या लगेगा, F नेट बराबर m में, F नेट क्या लगेगा आपके पास F cos थीटा बराबर m में, ये नंबर 1 इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। अब वर्टिकल फोर्स को देख लीजिए, वर्टिकल में क्या लग रहा है n प्लस F साइन थीटा, एक डायरेक्शन में है, बराबर mg, बराबर mg। सोल्व करके कुछ वैल्यू देगा तो उसको सोल्व कर लेंगे और उसको वहां से क्या कर लेंगे फाइंड आउट, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था न्यूटन का सेकंड लॉ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करें। आज के लिए बेटा इतना ही, न्यूमेरिकल करते रहिए, प्रैक्टिस करनी है, और ये ध्यान रखना कॉपी और लेक्चर सुनने के बाद अपने कॉपी को रिवाइज जरूर करना, थोड़े अपने नोट्स या बुक को फॉलो जरूर करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।